नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम निपुण आलमबाइन। गत एक दशक से मैं सिविल सेवा परीक्षा में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। तीन पुस्तकें मैंने लिखी हैं: भारतीय राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, और रिसेंटली एक बुक पे काम कर रहा हूँ। जल्दी ही कोशिश ये है कि मार्च के अंदर वो बुक मार्केट में आ जाए। हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, इस पर काम कर रहा हूँ। आपके साथ मैं एक नए टॉपिक पे शुरुआत कर रहा हूँ, एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। हालांकि यूट्यूब पर आप जाएंगे तो पहले से ही मेरी जो आईआर की क्लासेस हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन वो पुरानी है। और आईआर जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, वो बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत ही परिवर्तनशील, बहुत ही गत्यात्मक सब्जेक्ट है। तो पुरानी जो क्लासेस हैं वो आपकी कुछ मदद तो कर सकती हैं, लेकिन आईआर हमेशा अपडेशन का विषय होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ ये आपके लिए लाभकारी होगी। पहले बात करें सिविल सेवा परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपयोगिता, फिर ये विषय कितना रुचिकर है उसके बारे में बात करेंगे, पाठ्यक्रम क्या है उस पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, और फिर और बहुत सी बातें हम लोग करेंगे। दोस्तों, बात करें पहले पाठ्यक्रम की और सिविल सेवा परीक्षा की। चाहे हम यूपीएससी की बात करें या किसी भी स्टेट पीएससी की बात करें, चाहे हम यूपीएससी चाहे स्टेट पीएससी की अब बात करें, सभी जगह ये प्रश्न मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो टॉपिक है ये आपका मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में होता है, ना कि ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में जो समसामयिकी से जुड़े प्रश्न होते हैं उनमें 2 से 3 से 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पूछ लेंगे, किसी भी संस्था का नाम देकर पूछ लेंगे कि इस फलाना संस्था के मेंबर कौन कौन हैं, रिसेंटली इस संस्था का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन का मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, कुछ इस तरह के प्रश्न। 1-2 प्रश्न कभी कभार कोई सिद्धांत से पूछ लिया गया। तो ऐसे प्रश्न 2 से 3 मैक्सिमम हुए तो 4 प्रश्न आपको, 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पाठ्यक्रम में जो बात कर रहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में तो इसका कोई पाठ्यक्रम किसी भी परीक्षा के द्वारा अगर हम देखें, चाहे वो आप यूपीएससी की बात करें चाहे आप स्टेट पीएससी की बात करें, किसी के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो सिविल सेवा, चाहे वो यूपीएससी की बात करें चाहे स्टेट पीएससी की बात करें, सब में आपको देखने को मिलेगा। लगभग सभी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित सा है। गिनती के आप कह सकते हैं 4 टॉपिक हैं जो आपको पाठ्यक्रम में सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। मैं सिविल सेवा परीक्षा की बात कर रहा हूं दोस्तों, एसएससी बैंकिंग की तो हम बात करते ही नहीं है। तो यूपीएससी की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे एमपीएससी की बात करें, चाहे आपका अदर यूबीपीसीएस की बात करें, सबसे पहला टॉपिक तो भारत की विदेश नीति। जब हम भारत की विदेश नीति की बात करेंगे तो विदेश नीति के साथ साथ विदेश नीति के बारे में बात करेंगे।
तो भारत की विदेश नीति क्या है, क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या है, सकारात्मक, नकारात्मक, कहाँ सफलता, कहाँ असफलता, विदेश नीति बनती कैसे है, बनी कैसे है, उन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक जो आप देखेंगे आपका, वो किसी भी परीक्षा की हम बात करें तो भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंडिया, पहला टॉपिक तो आपका ये है। सेकंड टॉपिक आपका, किसी भी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, नेबर, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारत का कैसा संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन विद द नेबर कंट्री, पड़ोसियों के साथ संबंध महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, पड़ोसियों के साथ संबंध। अब कौन कौन पड़ोसी हैं हमारे, सारे सार्क कंट्री, और सार्क कंट्री के अलावा आपका चीन और जो सेवरल कंट्रीज हैं। तो जो भी आपके पड़ोसी कंट्री हैं, उन सारे पड़ोसी कंट्री को हम देखेंगे, जितने भी आपके पड़ोसी कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबको, मालदीव, सबको, जो भी आपके नेबर कंट्रीज हैं, सबके साथ रिलेशंस को, कि कैसे रिलेशन हैं, रिलेशन राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, क्या हैं, पहले कैसे थे, वर्तमान में कैसे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा टॉपिक आपका है भारत के वैश्विक शक्तियों के साथ, वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध। अब देखिए दोस्तों, मैंने विश्व के साथ संबंध नहीं कहा, मैंने वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध कहा। विश्व की अगर बात करेंगे तो विश्व में लगभग आपके 205 कंट्री हैं। अब 205 कंट्री के साथ संबंध को अगर पढ़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो 3-4 साल तक ही पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ हम प्रमुख प्रमुख देश निकालेंगे जिससे हमारा संबंध की चर्चा होती है। अब छोटे छोटे कंट्री हैं, अफ्रीका में 54 कंट्री हैं, 54। तो वहाँ केवल आप क्या करेंगे, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी कर लेंगे कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ 54 कंट्री के साथ आपके कैसे संबंध हैं। लेटिन अमेरिका में आपके करीब 14 कंट्री हैं, 14 के 14 कंट्री के संबंध नहीं पढ़ने, बस लेटिन अमेरिका के साथ कैसे संबंध है इसको आप जान लेंगे। हाँ, अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से संबंध को देखेंगे, हम डिटेल से देखेंगे। रूस के साथ संबंध को देखेंगे, ब्रिटेन, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, इन सब क्षेत्रों को हम कवर करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस की हम बात करें, भारत का वैश्विक संस्थाओं के साथ संबंध, वैश्विक संस्थाएं। वैश्विक संस्थाएं, अगर हम वैश्विक संस्थाओं की बात करें, चाहे आप यूएनओ की बात करें, आसियान की बात करें, सार्क की बात करें, एपेक की बात करें, G20 की बात करें, G7, G8 की बात करें, और भी जितने संबंध आपके रिलेशंस हो सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, EU है, इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ के कॉरपोरेशंस हैं, हम उनकी बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ के जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करें, तो विश्व में जो जो आपके क्या हैं ग्रुप्स हैं, उनके साथ भारत के क्या संबंध हैं, इसको हम पढ़ेंगे। 3 टॉपिक, हालांकि कुछ परीक्षा के पाठ्यक्रम में तो दिया हुआ है, जैसे IAS के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, क्या, डायस्पोरा, डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा, कुछ स्टेट के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, लेकिन और परीक्षा में नहीं दिया गया। 2 टॉपिक और, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और 7वें टॉपिक और आतंकवाद।
दोस्तों चाहे सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? आज पूरी दुनिया में अगर किसी की धमक है ह्यूमंस की, सिटीजन्स की, तो वो धमक इंडियंस की है। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर आज कोई है तो अप्रोक्स 25 मिलियन का डायस्पोरा वो इंडियन डायस्पोरा है। डायस्पोरा आप सोच रहे होंगे, डायस्पोरा यानी कि प्रवासी भारतीय जो हैं भारत के लेकिन पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं और पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। और यही नहीं कि सबसे बड़ा है, बल्कि विश्व का सबसे मजबूत डायस्पोरा कोई है तो वो है भारतीय डायस्पोरा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज ये केवल हमारे ही देश के नहीं, कई देशों की राजनीति को निर्धारित करता है। और इसका भी रिसेंटली आप एग्जाम्पल देखिए, विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आप इससे आइडिया लगाइए कि हमारा डायस्पोरा कितना मजबूत है वर्ल्ड लेवल में। कई देशों के डिफेंस की बात करें, फिनेंस की बात करें, उसके मिनिस्टर्स हमारे, जैसे हम कनाडा की बात करें, तो डायस्पोरा बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानेंगे कि भारतीय डायस्पोरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत की तरक्की में आज भारतीय डायस्पोरा कितनी मदद कर रहा है, कितना यूजफुल है, ये सब आप जानेंगे। फिर अगला टॉपिक आपका पर्यावरण। दोस्तों आज लड़ाई जो है सुनते हैं हथियारों की होती है, मिसाइल की होती है, लेकिन एक नई तरह की लड़ाई अभी लड़ी हम लोगों ने। एक लंबा लॉकडाउन सहा है, वो था क्या? कोरोना। कोरोना ने अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। और हम तो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं दोस्तों, तो इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम इस तरह से ऑनलाइन आके क्लासें लेनी होंगी। हम तो सोचते थे यूट्यूब केवल क्या है, सेवा भाव से चलाइए, ठीक है, अपना बढ़िया से चलाइए, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था। हम तो अब तक ही इसको झेल रहे हैं। तो कई देशों की अर्थव्यवस्था को इसने चौपट किया कोरोना वायरस। आने वाले फ्यूचर में इस तरह के वायरस के अलावा और भी नई समस्याएं आ रही हैं, जैसे कृत्रिम बारिश। चाइना ने अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे वो जहां चाहे कृत्रिम बारिश करा सकता है। तो इसको एक नया प्रश्न दे दिया गया है कि बारिश की चोरी करेगा अब चाइना। जो बारिश हमारे यहाँ पर होने वाली थी उसकी चोरी करके वो अपने यहाँ पर बारिश करा लेगा, अपने यहाँ पर क्या करेगा, अच्छी एग्रीकल्चर कर लेगा। और भी बहुत सारे इशू पर्यावरण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग भी है, सब कुछ है, सारे हम बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए, बारिश की चोरी हो जाना, इसके बारे में तो कोई कानून ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यूएनओ ने भी सोचा है कि बारिश की चोरी हो जाएगी। अब रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी बनाई 4-5 दिन पहले चीन ने, आने वाले 4-5 साल में ये बातें आने लगेगी, चाइना ने हमारे सारे बादल चुरा के ले गया, फिर हमको उसके बादल चुराने पड़ेंगे। आप सोचिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर आपका टेररिज्म। अब टेररिज्म के बगैर तो कोई बात रह ही नहीं सकती। पाकिस्तान की बात करेंगे, ISIS की बात करेंगे, तमाम हम सब बातें करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका मोटा मोटा मैंने डिस्कस किया। बाकी जब डिस्कस करेंगे दिखने में तो ये 5-6 हेडिंग आपको लग रहे होंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा पड़ोसियों के साथ संबंध, तो एक एक पड़ोसी हमारा 4-4 5-5 घंटे लेगा। भूटान को छोड़ दीजिए, छोटा सा है, नहीं तो पाकिस्तान तो और भी ज़्यादा समय लेगा आपसे। तो डिटेल से बाकी जब हम पढ़ेंगे तो उनको सबको हम चर्चा करेंगे। सिलेबस लिखा हुआ इतना सही है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये कितना रुचिकर है IR, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं कि रुचिकर कितना है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध रुचिकर कितना है, रुचि की बात कर रहे थे। दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 3 टॉपिक पढ़ाता हूँ और ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस में क्लास लेता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, तो सारे सब्जेक्ट में सबसे इंटरेस्टिंग जो लगता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगता है, इंटरनेशनल रिलेशन लगता है। और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि हम उस दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ रहे हैं
जो दौर भारत का स्वर्णिम दौर होने वाला है, यानी कि एक स्वर्ण युग होने वाला है। ये मानकर चला जा रहा है, जैसे आप देखेंगे 1945 के बाद से अब तक भी आप देखेंगे 2010 तक, सन 2000, ये मान के चले करीब 50 साल तो आप मान के चलिए, कम से कम 50 साल तो आप मान के चलिए कि अमेरिका की तूती पूरे वर्ल्ड में बोली है, अमेरिका रहा है। तो ऐसा ही मानकर चला जा रहा है कि जो 21वीं सेंचुरी है, 21 जो सेंचुरी सदी है, वो एशिया की होने वाली है। और एशिया में संभावना या तो चीन की या फिर भारत की। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अभी जब हम लोग IR पढ़ेंगे तो अब ये चीज़ महसूस करेंगे। देखने में बहुत कुछ लगता है कि चीन हमसे बड़ा है, चीन हमसे ताकतवर है, चीन का पैसा जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आपको इन क्लासेस से आपको जानकारी मिलेगी कि वास्तविकता में आने वाला समय एशिया में है, वर्ल्ड में है, तो वो किसका है? किसी और का नहीं दोस्तों, हमारे प्यारे भारत का है। ये इस टॉपिक में आपको जानकारी मिलेगी। तो मुझे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए दोनों में ही एंजॉय भी बहुत आता है, अच्छा भी बहुत लगता है, और दूसरा गौरव की भी अनुभूति होती है कि हाँ भाई, आपको प्राउड ही फील होता है कि हम ऐसे दौर में जाने वाले हैं। तो मैंने कहा मेरा व्यक्तिगत जो मेरा इंटरेस्ट है वो IR में है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है। दूसरा दोस्तों, रुचि के बारे में, हम तो सिविल के विद्यार्थी हैं और सिविल के अध्यापक हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि IR के बारे में रुचि एक रिक्शा वाले को भी होती है। एक रिक्शा वाला भी जानना चाहता है कि चीन के साथ जो हमारा विवाह चल रहा था, चाहे वो पैंगोंग लेक पे चल रहा हो, चाहे वो गलवान वैली पे चल रहा हो, या डेपसांग जहाँ भी चल रहा हो, क्या हुआ? क्या चीन पीछे हट गया? पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, कितने मरे पाकिस्तान के? क्या उसको इतनी रुचि नहीं है? डेफिनेटली रुचि होती है। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान में जाकर, आप चीन को पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं, तो डेफिनेटली हर भारतीय के लिए ये एक गर्व का पल, एक गर्व की अनुभूति होती है। तो जाहिर सी बात है, वो अनुभूति ऑटोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रुचि को ले क्या करती है? पैदा करती है, एक इंटरेस्टिंग बनाती है। और आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाकई में कितने रुचिकर हैं, ये आपको आने वाली कक्षाओं में पता चलेगा। क्लियर दोस्तों? तो रुचि का तो कोई बात, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा बात कर रहा था कि सिविल सेवा में क्या उपयोगिता है। जैसे मैंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में तो चाहे हम UPSC की बात करें या किसी भी स्टेट लेवल पर जो PSC होता है उसकी बात करें, प्री के सिलेबस में तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ा नहीं जाता। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो समसामयिकी होती है, यानी कि करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स में जरूर वो जोड़ता है। इसलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स में क्या करता है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वो इतना जोड़ेगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इतना ही उसका विषय रहेगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो 2 या 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता भी रहा था, उतना ही आपका प्री में क्वेश्चन में आ जाता है। कोई मान लीजिए किसी संगठन का कोई आपका समिट हुई, तो समिट का मोटिव क्या था, उस समिट में क्या कौन कौन लोग उपस्थित हुए, उस संगठन के कितने मेंबर हैं, या कोई नया कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो, है ना, उन सब से जुड़ा प्रश्न 1-2 प्रश्न आपके रहते हैं। लेकिन मेनली चाहे वो UPSC की बात करें या हम स्टेट की बात करें, सबके सिलेबस में मुख्य परीक्षा में किसी भी स्टेट की आप बात करें, चाहे वो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, किसी की भी आप बात करें, सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में। और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर अगर हम सिविल सर्विस की बात करें, IAS की बात करें, तो आप देखते हैं कि सेकंड पेपर जो GS का उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड पेपर में आपके 3 तो चीज़ें लिखी हैं, आपके भारतीय राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और आपका तीसरा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो करीब 70 से 80 नंबर का आपका IAS के एग्जाम में आता है। और सेम ऐसा ही रेशो
अकॉर्डिंग टू नंबरिंग देखा जाए तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग नंबर, अलग अलग रेशो होता है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आईएएस की परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है। दूसरा, आईएएस में तो होता ही है दोस्तों निबंध। आईएएस के अलावा आपके कई स्टेट्स के एग्जाम के अंदर एस्से का पेपर भी होता है, लगभग मैं तो ये कहता हूँ सभी में होता है, कुछ एक को छोड़ दें तो। और हिंदी भाषी जितने भी हैं, हिंदी भाषी में तो सभी में लगभग ऐसे होता ही होता है। आप उठा के देख लीजिए पिछले 20 साल का, 50 साल का, 10 साल का ऐसे का जो पेपर होता है, आपको कम से कम एक ऐसे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इसी पूरे पाठ्यक्रम से जो मैंने आपको चर्चा की उससे डेफिनेटली आपको मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस हुई किसमें? मुख्य परीक्षा में, यानी कि एज ए सब्जेक्ट भी, और दूसरा आपका जो निबंध का पेपर है, एस्से का पेपर है, उसमें भी आपको उसका सपोर्टिंग मिलेगा, इसको आपको फायदा होगा। तीसरा, हर परीक्षा में, चाहे आईएएस की बात करें या हम स्टेट्स की बात करें, हर परीक्षा में आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में अगर आप पूछेंगे, क्योंकि मैं तो मॉक्स भी लेता हूं तो इसलिए अनुभव इसी को बोलते हैं बच्चों, 3 कैटेगरी आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है क्वेश्चन की, 3 कैटेगरी। एक तो वो जो आप अपना बायोडेटा भर के देते हैं उससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो जनरल क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप आईएएस अगर बन गए अपने ज़िले के तो आपकी क्या प्रॉब्लम को दूर करेंगे, मतलब इस तरह के प्रश्न आप करेंगे, जनरल प्रश्न। और करीब 1/3 प्रश्न जो रहते हैं वो समसामयिकी से रहते हैं। और समसामयिकी से रुचि किस में होती है मोस्टली सभी की, या आप समसामयिकी में आता क्या है डेली रूटीन में, या तो कोई राष्ट्रीय घटना आएगी या अंतर्राष्ट्रीय घटना आएगी। अब ये भी नहीं कि वो 1 साल का समसामयिकी पूछते हैं अखबारों के अंदर जो आता है, वो मुश्किल से 15-20 दिन की घटनाओं में जो घटना हो रही होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उनसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लीजिए चीन का पीछे हटना, मान लीजिए आज इंटरव्यू होता और मैं इंटरव्यू में बैठा होता तो मैं जरूर पूछता कि भाई 1 साल से ज़्यादा चीन टिका हुआ था, ऐसा अब क्या हो गया कि चीन पीछे हट गया, भारत की बात को मान गया। तुम्हें क्या लगता है चीन के पीछे हटने के कारण, चीन के मान जाने के कारण, बताओ। और देखिए बच्चों, मैंने हमेशा बोला है, अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए और उसमें आपकी पकड़ है तो ये मौका होता है जो आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको प्रभावित करने का। और इंटरव्यू कुछ है ही नहीं, आपको उन सामने बैठे, जैसे आईएएस में 5 मेंबर्स बैठते हैं, उन 5 को प्रभावित करने का मौका होता है, अवसर होता है। तो आपको अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पकड़ है और उससे जुड़ा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया तो बच्चों ये आपके लिए क्या हो चुका है, फील्ड पिच तैयार हो चुकी है। अब आपको छक्के लगाने हैं और जो आपके सामने बोर्ड बैठा है उसको क्या कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग उससे अंक प्राप्त कर लेने हैं। दैट्स क्लियर। तो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे आपका साक्षात्कार हो, तीनों ही परीक्षाओं के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है। तो हमने सिलेबस के बारे में बात करी, इंटरेस्ट के बारे में बात करी और इसकी उपयोगिता के बारे में बात करी। अब दोस्तों हम करेंगे कैसे, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे मेरा तरीका हमेशा रहा है कि हमारा जो स्लाइड्स मेरी रहेंगी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी स्लाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो स्लाइड दिखाऊंगा वो इंग्लिश में आपको दिखाऊंगा। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट होगा कि उनको हर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, हर इंग्लिश का वर्ड भी पता होगा, क्योंकि कई बार देवनागरी में वो क्या कर देता है, अगर हिंदी नहीं मिलती तो इंग्लिश के वर्ड को ही देवनागरी में लिख देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, सीसेट के पेपर में एक शब्द यूज़ किया गया था हिंदी में, खेल प्रपंचक के द्वारा निर्णय दिया गया। खेल प्रपंचक, एक शब्द दे रहा हूँ, खेल प्रपंचक। तो हिंदी का विद्यार्थी जैसे हिंदी का ही पेपर पढ़ा और खेल प्रपंचक समझ नहीं क्या है। खेल प्रपंचक यानी खेल में पंगा डालने वाला, दिमाग लगाता रहा।
वहीं इंग्लिश में जब उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था एम्पायर। अगर वो बच्चा उस हिंदी की जगह इंग्लिश को देख लिया होता तो बात बन गई होती। तो मेरा हमेशा रहा है, क्योंकि मैं देखा है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी रहती है कि वो इंग्लिश से घबराते हैं। तो मेरी कोशिश ये तो है नहीं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इंग्लिश में सहायक हो सके। तो हिंदी में मैं बोलूँगा, पीछे मेरी साइड स्लाइड्स इंग्लिश में रहेंगी। इससे बच्चों आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इंग्लिश की शब्दावली को भी जानते रहेंगे। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश की ग्रामर याद करें, आप उसके स्पेलिंग याद करें। हाँ, ये तो पता हो ना कि इसको ऐसे बोलते हैं। अब एम्पायर अगर वो हिंदी में लिख देता है एम्पायर, तो ईजी हो जाता। आप भी कोई इंग्लिश का टर्म है तो आपको याद वैसे नहीं है, स्पेलिंग नहीं याद है, आप हिंदी में तो लिख सकते हैं ना एम्पायर, कोई इशू नहीं। क्लियर। और दूसरा कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो थोड़ी बहुत हिंदी समझ लेते हैं, उनके लिए भी ये क्लास क्या हो, यूज़फुल हो जाए, उनके लिए बेटर रहे। इंग्लिश में पूरा कंटेंट रहेगा तो मैं बोलता हिंदी में रहूँगा, और हम हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो ऐसा तो है नहीं भाई, मैं भी इंग्लिश की क्लास भी लेता हूँ, हिंदी की भी क्लास लेता हूँ, क्योंकि हिंदी भाषी हैं तो घर में तो हिंदी बोली जाती है, भले हम लोग किताबें इंग्लिश में पढ़ी हों। तो दोनों के लिए क्लास यूज़फुल रहेगी। ऐसे ही मेरा कंटेंट रहेगा, हर टॉपिक में मैं इसी तरह कंटेंट को लेकर चलता हूँ। और वो तो मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको पूरा कंटेंट जो है, आप हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में और इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में, दोनों में आपको मिल जाएगा। आपको कंटेंट को लेकर, स्लाइड को लेकर दिक्कत किसी तरह की माननी नहीं है। और आपको है तो आप जाकर मेरी वेबसाइट भी देख सकते हैं, nipunindia.in। वहाँ पर मेरे पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, आप देख भी सकते हैं। बाकी जब एडमिशन लेंगे तो आपको पूरा यहाँ से नोट्स मिलेगा। हिंदी का चाहिएगा तो हिंदी का, इंग्लिश का चाहिएगा तो इंग्लिश का। चलिए दोस्तों, ये तो हमारी बात हुई। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि विद्यार्थी पढ़ सब कुछ लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पहला प्रश्न यही मेरा आपसे है, इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। पहले यही जानते हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए दोस्तों, जैसे, और मैं एक बात और आपको बड़ी सिंपल सी कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप खुद को मान लीजिए कि आप भारत हैं, इंडिया है, और जैसे आप क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं, कुछ से आपकी दुश्मनी हो जाती है, कुछ से आपका टकराव चलता रहता है, कुछ से आप ऐसे ही हाई हेलो करते रहते हैं, तो वैसा ही देश के साथ संबंध है। किसी के साथ तो हमारी प्रगाढ़ मित्रता होगी, जैसे रूस, जैसे भूटान। दुनिया में जब दोस्ती की बात कही जाती है तो कहा जाता है दोस्ती होनी चाहिए तो भारत भूटान जैसी होनी चाहिए। जैसे आपकी भी दोस्ती के किस्से गढ़े जाते हैं, आज भी कुछ किस्से दोस्ती के, प्रेम के गढ़े जाते हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, सब ऐसी देशों के भी गिरे जाते हैं कि भारत भूटान की दोस्ती, आपकी भी दोस्ती गिनी जाती है। तो अपने आप को मान लीजिए भारत। जैसे आपकी दुश्मनियां चलती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आपको भी आंखों में लाल पानी हो जाता है, उसकी भी आंखों में लाल हो जाता है। पाकिस्तान मान लीजिए उसको, अपने आप को भारत मान लीजिए। फिर देखिए IR, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जैसे मैंने कहा IR संबंध, तो जब हमारा देश या कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है, अब वो संबंध आर्थिक भी हो सकता है, वो संबंध सामाजिक भी हो सकता है, वो संबंध राजनीतिक भी हो सकता है, वो संबंध आपका क्या हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, किसी भी आधार पर। हम नेपाल की बात करें, दुनिया में अगर कोई हिंदू राष्ट्र था तो नेपाल था, अब तो नहीं है। और भारत में भी क्या है, हिंदू आबादी, 80% हिंदू आबादी। तो हम देखें तो धार्मिक आधार पर जो संबंध हमारा बनता है नेपाल से, वो शायद ही किसी और देश से बनता हो। भाई, भारत में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है तो भगवान श्री राम की जाती है। अब तो मंदिर भी बन रहा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। तो राम जी का जो विवाह हुआ था, वो विवाह भी जानकी से हुआ था, जानकी यानी कि नेपाल से थी। तो हमारे एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी नेपाल से बनते हैं। इसके अलावा देखिए आप आर्थिक संबंध,
भारत में तेल का रेट पेट्रोल 100 का आंकड़ा छू रहा है, तो वहीं नेपाल में भारत से तेल जाता है और वहां पर वो 70 रुपए का बिक रहा है। यह आर्थिक संबंध देखिए, भारत ही नेपाल को तेल दे रहा है। नेपाल की सर्वाधिक तेल की आपूर्ति किसी देश से होती है तो भारत से होती है। तो भारत क्या कर रहा है, नेपाल को तेल दे रहा है और नेपाल के अंदर तेल सस्ता है। ये भी हम जानेंगे नेपाल में तेल सस्ता क्यों है। हालांकि जो मेरे काफ़ी विद्यार्थी मित्र हैं तो जो नेपाल से सटे बॉर्डर में रहते हैं, कहते हैं हम तो वहीं चले जाते हैं नेपाली तेल भरने के लिए। गाड़ी गए 2-4 किलोमीटर गए, भर के तेल वहीं से लेकर आ गए। तो जो बॉर्डर वाले, भारत के बॉर्डर वाले पेट्रोल पंप वाले हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, उनकी बिक्री हो ही नहीं रही है क्योंकि नेपाल का तेल क्या है, सस्ता है। तो दोस्तों ऐसे में नेपाल के बारे में बात करी। सामाजिक स्थिति में आप देखें तो हर तरीके से आप देखें, जैसे कहते हैं नेपाल के बारे में रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ, लेकिन राजनीतिक रिश्ते देखिए आज की तारीख में बिगड़े हुए हैं। वहां के नेता, वहां के प्रधानमंत्री कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं हमारे बारे में, हाँ या ना। तो ऐसे आप देखेंगे दुनिया में और देश हैं, जैसे आपका अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अफ्रीकन कंट्रीज से हमारा कोई पर्सनल पड़ोसी तो है नहीं कि कोई बहुत सांस्कृतिक संबंध बनेगा, ना हमारे जैसे अफ्रीकन हैं। हम तो एक अलग ही तरह के, ना हम गोरे ना हम काले। अफ्रीकन क्या है, पूरे काले। उनसे हमारा कोई वैसा भी शारीरिक संबंध है नेपाल का बंदे से तो हम फिर भी अटैच कर जाते हैं। पाकिस्तान के साथ में खड़े हो जाए, एक पाकिस्तानी एक हम खड़े हो जाएं तो कोई बता नहीं पाएगा ये पाकिस्तानी है या इंडियन है। हाँ, श्रीलंका का बता देंगे, लेकिन अगर कोई तमिलनाडु का बंदा, हमारा केरल का बंदा श्रीलंका से खड़ा हो जाए तब भी कोई बता नहीं पाएगा श्रीलंका का है तमिलनाडु का। लेकिन अगर कोई अफ्रीका का हमारे साथ खड़ा होगा तो बता देंगे अफ्रीका का है इंडिया का है। लेकिन फिर भी अफ्रीका के साथ हमारे क्या संबंध हैं, आर्थिक संबंध है। तो मोटी सी मेरे कहने की बात यह है दोस्तों, जब एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाता है और वो संबंध चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आपका कैसा भी संबंध हो, तो उसी को हम क्या कह देंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के साथ भी, संस्थाओं के साथ भी बनाया जाता है, क्योंकि संस्थाओं का भी दौर चल रहा है, जैसे यूरोपीय यूनियन, जैसे आसियान, जैसे एपेक, जैसे गल्फ कंट्रीज का कॉर्पोरेशन। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशन हैं, उनके साथ भी। तो जब देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध बनाए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक कोई भी हो, वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन कहलाएगा। यस और नोट। संबंध जरूरी है बनाने या नहीं? क्या विश्व में कोई देश ऐसा है जो संबंध के बगैर रह सके? देश की छोड़िए, क्या आप रह सकते हैं? बताइए, क्या आप ऐसे हैं आइसोलेशन में रह सकते हैं? कोरोना काल में 2-3 महीना 4 महीना हम आइसोलेशन में रहे तो क्या पागल टाइप स्थिति नहीं हो गई? घरों में घर के मेंबर को देखने में ही लोगों के झगड़े हुए, तलाक हुए, हाँ या ना? तो मैं तो कहता हूं घर के अंदर भी रहना लोगों के लिए आफत हो गया, तो क्या आइसोलेशन में रह सकते हैं? दुनिया का कोई देश ऐसा है? छोड़िए, फिर मैंने कहा अपने ऊपर लीजिए, आप खुद सोचिए जरा 1 मिनट, क्या आप दुनिया से अलग होकर रह सकते हैं? अलग दो ही रह सकते हैं, या तो ऋषि बन जाइए, मुनि बन जाइए, सन्यास ले लीजिए। लेकिन आजकल तो सन्यासी भी राजनीति में आ गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी नहीं रह पाए दुनिया से दूर, वो भी समाज के लिए, दुनिया के लिए आ गए। तो माय डियर बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ संबंध जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं और हम पूर्णता प्राप्त करने के लिए लोगों से मिलते हैं। पूर्णता प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर, हर देश के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। तो वो दूसरे देश से उस कमी को लेकर दूर करने का प्रयास करता है। जैसे आप भी, आपके अंदर कुछ कमी है तो आप किससे मित्रता करेंगे, इसलिए करते हैं। उससे प्रभावित क्यों हुए? प्रभावित होने की 2 वजह हैं, या तो आपके विचार मिले, या आप उसकी कोई ऐसी बात है जो आपके पास नहीं, आप चाहते हैं मैं इससे दोस्ती करूं और उससे मुझे वो मिल जाए, इसलिए आप दोस्ती करते हैं, हाँ या ना? यही आधार होता है दोस्ती करने का। तो यही बात देशों के संदर्भ में होती है। भारत में चीनी अच्छी होती है लेकिन पान खाने का मन करता है, तो पान कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान में पान तो बड़ा अच्छा होता है,
लेकिन चीनी अच्छी नहीं होती, चीनी उनको भारत से चाहिए। वो चाहें भी, जैसे मैं खजूर की बात करूं, आप खाते हो ना जो डेट होता है, खजूर होता है, हम चाहकर भी भारत में उतनी अच्छी क्वालिटी का डेट नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो हम वेदर चाहिए, जिस तरह की शुष्क वायु चाहिए, वो कहाँ पर आपको मिलती है? सऊदी में, गल्फ में, मिडिल ईस्ट में। वहाँ से जो डेट आएगा वो यहाँ के डेट का मुकाबला नहीं करेगा। मैंगो, दुनिया का सबसे ज़्यादा मैंगो का प्रोडक्शन कौन करता है? 90% प्रोडक्शन भी करता है और एक्सपोर्ट भी कौन करता है? इंडिया करता है, क्योंकि मैंगो दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। इंडिया में थोड़ा बहुत यूरोप के 2 कंट्री में हो जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा इंडिया में होता है तो कहीं नहीं होता है मैंगो। ऐसे ही पेट्रोल, इंडिया में तो पेट्रोल नहीं होता जी, तो हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, हम संबंध नहीं करेंगे। आइसोलेशन चले जाओ तो गाड़ी किससे चलाओगे? गंगा मैया से, ये जमुना जी से? जाहिर सी बात है पेट्रोल से चलेगा। तो पेट्रोल लेने के लिए मुझे सऊदी जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा, मेरे को कुवैत जाना पड़ेगा, मेरे को यूएई जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक संबंध बनेंगे। तो दोस्तों, संबंध बनाने इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसे दूसरे देश की आवश्यकताएं हैं। और दूसरा, आवश्यकता ही नहीं, एक तो आवश्यकता की बात की। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक छोटी सी बात बचपन में सीखे हैं, आप भी सीखे होंगे। जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो बताया जाता है बच्चे के बारे में, बच्चे की 3-4 पाठशालाएं होती हैं। एक पाठशाला तो सबसे पहली माँ होती है, फिर माँ के बाद दूसरी पाठशाला होती है जो स्कूल में जाना शुरू करता है, और तीसरी पाठशाला होती है जो समाज उसको सिखाता है। भाई वही पढ़ाई, वही एजुकेशन बच्चा घर में लेके भी ले सकता है। अमीर माँ बाप हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे टीचरों को अपॉइंट कर दे, हर टीचर 1-1 घंटा है घर आके बच्चे को पढ़ा दे। लेकिन बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जाता है? क्यों भेजा जाता है? ताकि वो क्या करे? दुनिया से इंटरेक्शन करे, दुनिया से लोगों से मिले और मिलकर सीखे। आप कभी देखिएगा, घर में मेरे बड़े भैया हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो भैया बताते हैं कि जो बड़ा बच्चा है उसको सिखाने में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जो छोटा बालक था, कहते उसको सिखाने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उसने बड़े भाई को देख के ऑटोमेटिकली वो कुछ सीख लिया। तो दोस्तों, अगर हम आइसोलेशन में रह जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अछूते रह जाएंगे। मैं मानता हूं कि हम लोग अपने आप में पूर्ण सक्षम हैं, पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन आप खुद देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। कभी आप भारत के अंदर ही घूमने जाते होंगे, आप गांव से दिल्ली घूमने आ जाइए। जब आप दिल्ली घूम के जाएंगे, अच्छे से घूमेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, अगर पहली बार आप दिल्ली आए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कोई अलग सी दुनिया है। और दिल्ली में भी कुछ ऐसी जगह बता दूंगा जहां पे जाकर देखिएगा ऐसा भी होता है क्या। मैं भी जब पहली बार दिल्ली 15 साल पहले आया था, तो दिल्ली हूँ मैं, गाँव से ही मैं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब दिल्ली आए तो कुछ जगह दिल्ली में ऐसी जगह जाने का मौका मिला तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। और जब मैं सिंगापुर घूम कर आया तो मैं और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, आया ना। तो जब वहाँ पर गए, और देखिए आप जानिएगा, जब आप IAS बनेंगे, इंशाल्लाह मैं सबको विश करूँगा आप सब बने, अधिकारी बने, IAS बने, स्टेट में जाएं। तो इंडियन गवर्नमेंट ट्रेनिंग के दौरान ही विदेश टूर पे लेके जाती है। तो सिंगापुर ज़्यादा लेके जा रही है आजकल। क्यों? क्योंकि सिंगापुर ने जिस प्रकार तरक्की करी है, और एक छोटा सा कंट्री, छोटी सी लैंड, कहते हैं सिंगापुर ये कहता है लैंड की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा आसमान खाली पड़ा है। हम लोग ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में तो ज़मीनों के ऊपर गोलियाँ चला देते हैं। वो कहते हैं ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं, हमको पूरा आसमान खाली पड़ा है, हम बिल्डिंग ऐसे क्यों फैलाएं, हम बिल्डिंग को ऐसे फैलाएंगे। वहाँ पे 100 मंजिला, 200 मंजिला बिल्डिंग की बात वो कर रहे हैं कि आसमान खाली पड़ा है, ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं हमको, हम समुद्र में ज़मीन बना लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सिंगापुर जाके मेरे को देखने को मिला। इंडिया में रहकर तो मैं ज़मीन की बात सोचता कि ज़मीन महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि ज़मीन ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि खेती ज़मीन पर होता है, लेकिन वहाँ पर चला कि बिल्डिंग के अंदर खेती होती है, बिल्डिंग के अंदर ट्रैक्टर चल रहे हैं, एक फ्लोर पे गेहूं चल रहा है, एक फ्लोर पे गन्ना चल रहा है, एक फ्लोर पे सब्जियां चल रही हैं, एक फ्लोर पे आपका गाय भैंस बंधी हुई है, वो दूध दे रही है। तो वहां ना जाता शायद ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है कि केवल आवश्यकताओं के लिए, सीखने के लिए भी। तो जैसे आप समाज से जुड़ते हैं तो समाज से आप कुछ सीखते हैं, कुछ समाज को आप सिखाते हैं।
तो ये जो स्कूल में बच्चा जा रहा है, तो स्कूल में केवल पढ़ने के लिए नहीं जाता है, वो सामाजिकता के लिए जाता है, समाज बनाने के लिए जाता है, संबंध बनाने के लिए जाता है, सीखने के लिए जाता है। ऐसे ही देश देशों से अंतर किया करते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ उनको सिखाते हैं। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने जरूरी हैं देशों के लिए ताकि देश का अपना भी विकास हो। आइसोलेशन में रहेंगे, और देखिए बच्चों, क्या कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन। आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट क्यों देते हैं? ताकि मन में कंपटीशन की भावना आए। अगर आइसोलेशन में रहेंगे तो आप अपने आप को 30 मार्क का समझते रहेंगे। क्योंकि जब मैं भी गांव में था तो मुझे तो एकदम मोहल्ले में सब लोग बोलते थे, पूरे शहर में बोलते थे, यार निपुण तुम आईएएस बनने के लिए पैदा हुए हो, क्या माइंड है तुम्हारा, टॉप करते हो तुम कॉलेज को, स्कूल को टॉप करते हो। लेकिन जब दिल्ली आया तो पता चला यहाँ सारे टॉपर घूम रहे हैं। ऐसे भी टॉपर घूम मिले मुझे जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो यूनिवर्सिटी टॉप करके आए। वहाँ तो मैं हीरो था, लेकिन यहाँ पे मैं लेवल में आ गया था। 2 महीने में लेवल में आ गया था, क्योंकि गली में तो पूरा माहौल टाइट रहता था मेरा अपने गांव में। कहते थे टॉपर है, फर्स्ट डिवीजन आती है। यहाँ पर चला मैं तो 70-80% में खुश हो जाता था। यहाँ पर चला 99 वाले लोग भी घूम रहे हैं, वो भी मेरे साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों उसका पता चला कि मैं तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और मैं आज देखता हूँ जो 15 साल पहले मैं था, आज मैं क्या हूँ। अगर मैं दिल्ली ना आता तो मैं कुछ भी ना होता। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि अंतर क्रिया करने से ही कुछ हम सीखते हैं, कुछ हमको सिखाते हैं। तो यही बात देशों के संदर्भ में लागू होती है। भूटान एक देश है दुनिया का जो आइसोलेशन में रहा बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। आप कल्पना नहीं कर सकते, सन 2000 में जाके मैं आपको यह सब बताऊंगा, वहां पे टीवी चलाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने टीवी की परमिशन नहीं दी थी। अभी 20 सालों में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। और मुझे याद जब मैं छोटा सा, तो मुझे कंप्यूटर टीवी की जानकारी तब छोटेपन में थी। तो भूटान का बच्चा क्या रह गया, नई टेक्नोलॉजी से अछूता रह गया। जैसे अमेरिका में हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो भूटान में तो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची। तो अमेरिका अगर भूटान के बच्चे को भेज दें तो वो क्या हो जाएगा, शून्य की स्थिति में होगा। आपने तो भाई, हम लोग हिंदी भाषी हैं तो महात्मा बुद्ध का नाम सुना ही होगा। महात्मा बुद्ध क्यों बने थे? सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ को अगर उनके पिताजी ने विद्यालयों में भेजा होता तो शायद वो संत ना बनते, राजा ही बनते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, हम घर पे रखेंगे और सब टीचर घर पे आके पढ़ाएंगे सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ जब पहली बार दुनिया देखने निकला तो उनको बहुत ही अलग फीलिंग हुई और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो आइसोलेशन में रहकर दोस्तों काम नहीं चलेगा। तो यही बात देशों के संदर्भ में लागू होती है। आइसोलेट होकर काम नहीं चलेगा, संबंध तो बनाने ही पड़ेंगे, आवश्यकता हो या ना हो। दैट्स क्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी रिलेशन हो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं। अब मैंने कह दिया आपको कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आर्थिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। तो क्वेश्चन बनता है कि जो ये मैं बात कह रहा हूँ कि सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इन संबंधों की हम बात करें तो कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल रिलेशन, आप किस आधार पर कहेंगे, किस बेस पर कहेंगे कि दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध हैं? मैंने कहा ना कि दो देशों के बीच में राजनीतिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो। तो क्वेश्चन बनता है कि किस बेस पर कहेंगे कि आप राजनीतिक संबंध हैं? हाँ, कुछ आधार पर। जैसे अमेरिका बोलता है, आपने सुना होगा बराक ओबामा का नाम, डोनाल्ड ट्रंप का नाम, वो तो ज़्यादा ही सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप का नाम। तो गजब राष्ट्रपति थे ना, हारने के बाद भी हार नहीं मान रहे थे। बोलता है अमेरिका कि जो ये दोस्ती है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दोस्ती है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक टर्म, यानी कि डेमोक्रेटिक दोस्ती, डेमोक्रेसी की बेस पर दोस्ती। यहां भी लोकतंत्र है, वहां भी लोकतंत्र है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, वो जनतंत्र की बात करते हैं, जनवादी चीन बोला जाता है उसको, जनतंत्र की बात करते हैं। ये चर्चा हालांकि मैं पॉलिटिकल क्लास में करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन लोकतंत्र एंड जनतंत्र। ये हम पॉलिटिकल क्लास में, पॉलिटिकल साइंस क्लास चर्चा करते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है। जब चीन में बताऊंगा तब मैं हल्का सा बताऊंगा
कि जनतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। आमतौर से सब एक ही मानते हैं, जनतंत्र लोकतंत्र एक ही है, लेकिन अंतर है। वहाँ जनतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। एक आधार, अगर एक देश दूसरे की राजनीतिक जो बातें हैं, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका समर्थन करे तो हम कहेंगे दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध है। जैसे भारत चाहता है कि यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका भारत स्थायी सदस्य बने, यह भारतीय राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जैसे कल को आप कहें कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो यह आर्थिक इच्छा है या राजनीतिक इच्छा है। आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, यह राजनीतिक इच्छा है या सामाजिक इच्छा है या आर्थिक इच्छा है? आप सोचिएगा, मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। यह आपकी राजनीतिक इच्छा है, सामाजिक इच्छा है या आर्थिक इच्छा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे वह बन जाएं तो पैसा ही पैसा है। ये नहीं बेटा, ये बहुत सारी इच्छाएं, सामाजिक रुतबा भी है, सब मानते हैं, लेकिन इच्छा कौन सी है? सत्ता से जुड़ना। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राजनीतिक इच्छा है, इसमें आर्थिक इच्छा नहीं। आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, यह आर्थिक इच्छा है। क्लियर? आप शादी कर लें तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा भी है, सामाजिक इच्छा भी है, कि समाज में भी एक अलग पहचान आपकी होती है कि हाँ भाई शादीशुदा हो गया तो अब घर बुलाने में दिक्कत नहीं है। नहीं तो खाली कोई बुलाता नहीं है, कि अगर अकेले घूमोगे तो बुलाने से संकोच होता है, डर लगता है। हाँ, जब शादी कर लोगे तो हाँ भाई घर आओ, क्योंकि अब भाई सेटिस्फाइड होगा, दिक्कत नहीं है ना। तो सामाजिक आवश्यकता भी है। लेकिन जब हमने कहा हम सोशल यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं, तो ये हमारी राजनीतिक इच्छा, और अमेरिका हमारी इस इच्छा को क्या करता है? समर्थन करता है। तो हम कहेंगे अमेरिका के साथ हमारे राजनीतिक संबंध हैं। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक राजनीतिक मुद्दा है, पॉलिटिकल इशू है, और हमारे नजरिए को अगर कोई देश सपोर्ट करता है, अगर हमारा जो व्यू है, हमारा जो अप्रोच है, उसको कोई सपोर्ट करता है, तो हम कहेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या है? एक राजनीतिक संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशन है। जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेटिक सपोर्ट करना, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल को सपोर्ट करना, कश्मीर इशू में सपोर्ट करना, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं तो उसको हम पॉलिटिकल रिलेशन में रखते हैं कि हाँ दोनों देशों के बीच में क्या है? एक पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, मिलिट्री रिलेशन, सैनिक संबंध। अगर मैं कहूँ कि किस देश के साथ हमारे सैनिक संबंध हैं, तो यहाँ भी वही बात आती है, सैनिक संबंध का आधार क्या है? जैसे आपका साथ मिलके क्या करना? एक्सरसाइज करना। आप देखते होंगे ना कि भारत अमेरिका ने एक्सरसाइज की, भारत रशिया के बीच में बहुत पहले से सैनिक संबंध है। अभ्यास के अलावा रशिया के साथ हम साथ मिलकर ट्रेनिंग के अलावा हम मिलिट्री जो इक्विपमेंट होते हैं उनका प्रोडक्शन भी करते हैं, साथ मिलकर बनाते हैं। आप सुना होगा ब्रह्मोस का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप करी है। उसी में आपका खरीदना बेचना भी हो, जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उनको खरीदना बेचना भी अगर है तो वो भी आपका क्या है? सैनिक संबंध है, मिलिट्री रिलेशंस है। इसके अलावा दोस्तों आपका जैसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या होता है दोस्तों? इसमें मिलिट्री रिलेशन तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, यानी कि जो सैनिक संबंध है वो तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है। साथ में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का भी क्या होता है? सपोर्ट होता है। टेररिज्म को कंट्रोल करने में सपोर्ट होता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर दोनों बीच में रिलेशंस होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे कारगिल वॉर के समय हमने अमेरिका से कहा था कि भैया हमको अपने सैटेलाइट की इमेज दे दो ताकि हम देख सकें पाकिस्तानी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। दिया नहीं था। अगर दिया होता तो कारगिल का रिजल्ट ही कुछ और होता। हालांकि विनर तो हम रहे, लेकिन शहादतें बहुत हुई, हमारे बहुत सैनिक मरे, उनकी जान बच सकती थी अगर उस समय अमेरिका और भारत के क्या होते? सैनिक संबंध होते। और उसी के बाद आप देखेंगे सन 2000 से ही भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे बनने शुरू हुए, जब बिल क्लिंटन पहली बार भारत की यात्रा पर आए तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जब आप भारत से यात्रा करके वापस जाएंगे तो आप भारत के बारे में क्या बोलेंगे बाहर जाकर, किसी भी देश में जाकर या अमेरिका में जाकर? तो उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया शाइनिंग,
कि भारत अब चमक रहा है, शाइन कर रहा है। और आपको याद होगा 2004 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव इसी नारे पर हुआ था, इंडिया शाइनिंग। अटल जी हारे थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे किसकी, कि आपके सैनिक संबंधों की, यानी कि आप एक दूसरे को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे। आपका क्या दें, टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सपोर्ट के अलावा हम देखें तो इन्फॉर्मेशन का सपोर्ट हो, इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो, एक दूसरे की जानकारी हम लोग क्या करें, शेयर करें। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हालांकि अपने कई मूवीज़ भी आप तो देख रहे होंगे, बहुत सारी इंटेलिजेंस के ऊपर मूवी बन रही हैं, सीरीज़ बहुत सारी बन रही हैं। इन्फॉर्मेशन की एक दूसरे को क्या दिया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग बात करें किसी भी चीज़ का, एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। श्रीलंका में आपको याद होगा, श्रीलंका में चर्च के अंदर ब्लास्ट हुए थे। भारत को इसकी जानकारी मिल गई थी। भारत ने श्रीलंका सरकार को जानकारी दी कि ऐसा कोई आपके यहाँ ब्लास्ट होने की योजना है, लेकिन अधिकारियों ने, श्रीलंका के अधिकारियों ने इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया। यहाँ तक कि आपने प्रेसिडेंट, पीएम तक को भी इसकी जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी थी। इन्होंने उसको एक नॉर्मल रूटीन में ले लिया, जो भी लिया होगा वी डोंट नो। बाद में तो बहुत सारी बातें खुद प्रेसिडेंट ने कहा कि हमको जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन इंडिया ने अपना काम तो किया, इन्फॉर्मेशन शेयर किया, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोस्तों। अब जैसे आप जानते हो कि इमरान खान श्रीलंका गए हैं, तो वहाँ पर वो संसद को संबोधित करना चाहते थे, उनकी जो पार्लियामेंट उसको संबोधित करना चाहते थे, लेकिन भारत के ऐतराज़ के कारण कहा नहीं इमरान जी, आप केवल पाकिस्तानी बोलिए, यहाँ आप नहीं बोलेंगे, मना कर दिया गया। क्योंकि हमारे श्रीलंका के साथ राजनीतिक संबंध भी हैं। हाँ, आर्थिक संबंधों में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चीन थोड़ा ज़्यादा ही डाल देता है। अब होता भी है साहब, कोई दे रहा है 1 करोड़, हम पकड़ा नहीं 1 लाख। अब कोई 1 करोड़ देगा तो मन तो ललचाएगा, कितनी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, आपको कोई कितना अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, कोई आपको प्रभावित करे, बोले कि मैं तो 1 करोड़ दूंगा, कोई कह रहा है 1 लाख दूंगा, तो भाई हर किसी का मन डोलेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो श्रीलंका को हम इसमें दोष नहीं देते, ना दोष भारत का है, भारत का जितना है उतना दे रहा है, लेकिन भारत के और संबंध बहुत अच्छे हैं श्रीलंका से। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि चाहे नेपाल की बात करें, चाहे भूटान की बात करें, चलो भूटान तो खैर हमारा, जैसे मैंने कहा कि एकदम प्रगाढ़ मित्र है, भूटान तो वही बोलता है जो हम बोलते हैं। नेपाल है, श्रीलंका है, कोई भी देश है, ये चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकते, और हम भी चाह के इनसे दूर नहीं जा सकते। क्यों? अटल जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम ईरान से तेल खरीदना बंद करके सऊदी से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हमको गैस पाइपलाइन लानी है तो हमको पाकिस्तान से लानी है, तापी, और कोई रास्ता ही नहीं है। और है तो महंगा पड़ेगा, फिर बनाते नहीं, करते नहीं है। तो कहा जाता है ना कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन भाई और पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी आपके भाई जैसे ही हैं। तो यहां पे मैंने क्या कहा, टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन सपोर्ट। दूसरा आपका टेररिज्म को रोकने में सपोर्ट, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम किसी और कंट्री की बात करें, अगर कोई टेररिज्म सपोर्ट, मतलब टेररिज्म को रोकने में एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो वो भी हम कहेंगे कि दोनों बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर, भाई जो आपकी पायरेसी होती है, बहुत सारे और भी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, भाई आपका इतने बड़े शिप्स में आपका सामान जाता है, पेट्रोल आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है शिप से, रास्ते में उसको लूट ले, कोई नुकसान हो जाए, कोई भी बात हो जाए, उसमें जो सपोर्ट करता है। ऐसा तो नहीं कि इंडियन नेवी पूरे वर्ल्ड में फैली होगी, या अमेरिकन नेवी पूरे वर्ल्ड में फैली होगी, हालांकि फैली है, लेकिन इतनी तो नहीं जितनी ज़रूरत है। तो तब देश उसको सपोर्ट करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, तो वो आपका किस में आ जाता है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में आ जाता है। फिर दोस्तों आपका कल्चर रिलेशन, अगर दो देशों के बीच में क्या है, आपका कल्चर रिलेशन है, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, आपका इसमें ही आ जाएगा कल्चर रिलेशन। जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन, आप साथ मिलकर क्या करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दिवाली अब केवल हिंदुस्तान में नहीं, दिवाली अब अमेरिका में भी सेलिब्रेट की जाती है।
और केवल सेलिब्रेट ये नहीं कि वहाँ की पब्लिक करती है अमेरिका के व्हाइट हाउस में दीपक जलाया जाता है, बाकायदा मंत्र उच्चारण के साथ में जलाया जाता है। तो ये क्या हुआ, साथ में मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, हाँ या ना। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक पर्व गया है मकर संक्रांति। केवल भारत में ही वो फेस्टिवल नहीं बनता, नेपाल में भी वो फेस्टिवल बनाया जाता है, वहाँ भी बहुत अच्छे से बनाया जाता है। दशहरा केवल भारत में नहीं बनता, नेपाल में भी बनाया जाता है। तो जब हम साथ मिलकर ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो डैट इज द कल्चर रिलेशन। ये क्या है, आपके एक सांस्कृतिक संबंध है। इसके अलावा आप देखें कोई कल्चर समिट हो जाए, लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया जाए, हम कल्चर समिट की बात कर दें। कई बार होता है, जैसे बुद्ध समिट इंडिया में खूब बुलाई जाती है, ताकि जो ये आसियान कंट्रीज़ हैं, तो आसियान कंट्री में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हालांकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इंडिया से हुई, लेकिन वो फैला कहाँ, इधर आपका पूरा ईस्ट कंट्रीज़ में। जापान में आप जाएं तो इंडियंस को क्या बोलते हैं जापान में, अच्छा आप लैंड ऑफ बुद्धा से आए हैं, यानी कि बुद्धा की ज़मीन से आए हैं। म्यांमार देखिए आप, म्यांमार बौद्ध का कंट्री है, बौद्ध नेशन है। जैसे इस्लामिक नेशन होते हैं, ऐसे आपका म्यांमार एक बौद्ध नेशन है। तो कल्चर समिट होती है। इसके अलावा देखें दोनों देशों के बीच में लैंग्वेज सीखने का है। जैसे रशियंस जो हैं हिंदी बहुत सीखते हैं। जैसे मुझे याद है, अब तो खैर मुझे कम देखता हूँ, जब मैं छोटा था 12th वगैरह में पढ़ता था, तो मैं जगह जगह देखता था अपने गांव में, जो छोटा मेरा शहर है, छोटे शहर से हूँ, गांव से तो नहीं, तो इंग्लिश स्पोकन का जगह जगह बोर्ड लगे होते थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते थे, घरों में होते थे, इंग्लिश सीखो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो ऐसे ही आपको बोर्ड जो है वो रशिया के अंदर देखने को मिलेंगे, हिंदी सीखें। और खूब रशियन हिंदी सीखते हैं, और रशिया से खूब इंडिया में आते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा कल्चर है। इसके अलावा देखें, अगर कोई कंट्री में आपकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, देखी जाती हैं। जैसे मुझे एक छोटी बात याद आई, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए थे, और पहली बार हमारे पीएम जो थे, पहले ही पीएम थे मोदी जी जो आपके इजराइल की यात्रा पर गए। आज से पहले कोई भी हमारे पीएम इजराइल की यात्रा पर नहीं गए थे। तो जो वहाँ के पीएम थे बेंजामिन ने उनको खाने पे बुलाया। और देखिए खाने पे दोस्तों क्या होता है, एक तो राजकीय सम्मान के साथ होता है, लेकिन उन्होंने उनको खाने पे जब बुलाया था तो अपने पर्सनल कि आपको मेरी वाइफ ही खाना बना कर खिलाएंगे। तो बताते हैं कि उस कमरे में जो खाना खा रहे थे, तो बेंजामिन, उनकी वाइफ और मोदी जी बैठ के अपने बातें कर रहे थे। उनकी वाइफ ने स्पेशल, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, एक फ्रेंडशिप टाइप से बात हो गई कि फ्रेंड की तरह बुला लेना। नहीं तो भाई पीएम होने के नाते बुलाते, तो पीएम होने के नाते पीएम के तरीके से बुलाते, और जो राजकीय सम्मान होता है, राजकीय व्यवस्था होती है, वहीं बैठ के खाना खाते। उनकी वाइफ क्यों बनाती, लेकिन बनाया। तो उस समय मोदी जी की इंटरव्यू मैंने सुना था, तो मोदी जी उनसे बात कर रहे थे, तो बेंजामिन कहते हैं मुझे आपके यहाँ की मूवी बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब इजराइल के पीएम ये बात बोल रहे हैं, और कमाल की बात ये थी कि बेंजामिन नेतन्याहू उनको गाना भी सुनाते हैं। और मोदी ने इंटरव्यू बताते हैं कि गाना सुनाते हैं, इच्चक दाना दाने ऊपर दाना, आपने सुना होगा। मोदी जी ये भी कहते हैं कि मैंने तो ये गाना कभी सुना ही नहीं था, मैंने पहली बार बेंजामिन के मुंह से ही सुना। अब आप सोचिए, यानी कि इजराइल में हमारा जो बॉलीवुड है उसकी मूवी देखी जाती होंगी, तभी वहाँ का पीएम ये गाना गा रहा है। जब आपको याद होगा जॉर्ज बुश इंडिया आए थे, बराक ओबामा इंडिया आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब ये हमारे यहाँ की कौन सी मूवी का डायलॉग है ये आप जानते हैं? तो वो जानबूझ के ऐसा बोले हैं, या फिर वो जानते हैं कि यहाँ का सिनेमा कैसा है, यहाँ की मूवी। केवल एक वो थी ना DDLJ, मैं नाम भूल गया इस मूवी का, शायद यही थी DDLJ, क्योंकि मैं दोस्तों रोमांटिक मूवी कम देखता हूँ। तो जो ये मूवी थी, ये मूवी केवल इंडिया में नहीं विदेशों में देखी गई। और अभी रिसेंटली की मूवी आई थी जो ये पहलवान की थी, गीता फोगाट के ऊपर जो मूवी बनी थी, चीन में खूब देखी गई है। शायद दंगल मूवी नाम था, शायद, हाँ शायद दंगल ही नाम था। वो चीन में भी खूब देखी गई है, खूब बिकी है चीन में। इंडिया से ज़्यादा सेल उसकी चीन के अंदर हुई है मूवी की। तो ये क्या है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं, देखिए क्या होता है दोस्तों,
अब तो खैर वो चीज़ें नहीं रही, नहीं तो हमारे दादा बोला करते थे, जो रामलीला होती थी, नौटंकियाँ हुआ करती थी। आप तो सब नहीं जानते, मेले वगैरह पहले तो लोग हुआ मेले ही हुआ करते थे, तो मेले में जगह जगह नौटंकी हुआ करती थी। थोड़ा बड़े और थोड़ा सा पैसा तो थिएटर होने लगे, थिएटर में ड्रामा हुआ करते थे। अब उन सब की जगह किसने ले ली है? मूवी ने ले ली है। अब उन मूवी की जगह धीरे धीरे क्या ले रही है? सीरीज ले रही है, क्योंकि लॉकडाउन तो सीरीज ही छाई रही, ना कि वो चीज़ें। मूवी में तो कोई गए नहीं, मैं तो अब तक नहीं गया हूँ लॉकडाउन के बाद से, अब तक लेकर थिएटर जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी अब तक भी। क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता है। हाँ, कुछ अतिशयोक्तियाँ होती हैं, वो बात अलग है कि हीरो जो करे वो सही, हम कर दें तो हम पिटेंगे, हीरो नहीं पिटेगा। हीरो के ऊपर गोलियां चलती हैं, वो मरता नहीं है, हीरो चलाता है मर जाता है, अतिशयोक्तियाँ होती है। लेकिन एक तरह के समाज का दर्पण तो ये मिरर ऑफ सोसाइटी 2010 का या 2011 का निबंध ये आया था कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, यही निबंध का टॉपिक था बस। सही बात है भाई, हमारा समाज जैसा ही ऐसी तो मूवी यहाँ पर चलेंगे। आप हॉलीवुड मूवी देखिए, हॉलीवुड मूवी का एक अलग ही टेस्ट है, वहाँ की एक अलग ही कल्चर है, उसी कल्चर को उस मूवी में दिखता है। हमारे यहाँ पे कल्चर कैसी है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी मूवीज़ हैं। सास बहू के झगड़े चलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर ही वही है, हमारी मूवीज़ में चलेगा, हाँ या ना। वहाँ पे ऐसा कल्चर सास बहू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ न्यूक्लियर फैमिली, हमारे जॉइंट फैमिली है भाई। जॉइंट फैमिली तो भी सास बहू है, वहाँ तो न्यूक्लियर फैमिली की बात चलती है। वहाँ का भी तुम देखोगे नहीं सास बहू का झगड़ा, किसी मूवी में देखोगे। वहाँ एक अलग चीज़ की दुनिया आपको लगेगी, पता नहीं कैसी मूवी बनाते हैं। मैं तो कई बार ये सुना है कि गाँव में घरों में मम्मियों को पसंद ही नहीं आती हॉलीवुड की मूवी। क्या मूवी होती है, साइंस के ऊपर बनाते हैं, क्या बना समझ में नहीं आता। उनको पसंद कौन सी मूवी आती है? हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, ये पसंद आती है मूवी। वो पसंद नहीं आती है क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर हमारी मूवीज़ में दिखता है, वही पहनावा दिखता है, वो साड़ी सूट दिखता है। उनके यहाँ पे क्या दिखेगा? वो अपने हिसाब से पहनेंगे। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि फिर भी वो हमारी मूवीज़ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से प्रभावित हैं। तो इस आधार पर हमारे संबंध उनसे सांस्कृतिक संबंध बनते हैं। वो हमारे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो हमारी रामायण पढ़ रहे हैं, हमारी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। आपने सुना भी होगा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो एक नया कल्चर डेवलप हुआ है विदेश मंत्रालय की ओर से ही। कोई भी विदेश से हमारे यहाँ घूमने आता है तो विदेश मंत्रालय के द्वारा भगवत गीता उनको गिफ्ट की जाती है, भगवत गीता। तो ये कल्चर में आ गया है हमारे यहाँ पर, और हमारे मंत्रालय अब कड़ा मिनिस्ट्री दे रही है सबको, चाहे वो प्रधानमंत्री जी आए किसी देश के, चाहे वो प्रेसिडेंट आए, चाहे वो कोई एम्बेसडर आए, कोई भी आए, सबको हमारे यहाँ से, हमारा विदेश मंत्रालय सबको क्या कर रहा है? एक गीता, भगवत गीता क्या कर रहा है? गिफ्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? तो दैट इज द कल्चरल रिलेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका इकोनॉमी। अगर हम किसी कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड करते हैं, ट्रेड में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे तेल खरीदते हो, गैस खरीदते हो, इन सब के लिए हम कुछ दोस्तों एग्रीमेंट्स करते हैं। जैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट, प्रोडक्शन, ट्रेड, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, सबको लेकर बहुत सारे रिलेशंस हमको देखने को मिलेंगे जिसमें हम लोग इन रिलेशंस को करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन को थोड़ा गिफ्ट से समझ लेते हैं। पैसा ही सब कुछ है दोस्तों, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, है ना। पैसा, ये पैसा। दोस्तों इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस की जब बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए दो तीन तरह के, एक तो CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव समग्र आर्थिक सहयोग समझौता। दूसरा CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता। ये दो तरह के समझौते मोस्टली दो देशों के बीच में देखने को मिलते हैं आर्थिक संबंधों में। जब CECA होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है? दो देश आपस में टैरिफ को क्या कर लेते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं। वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका टैरिफ होगा, टैरिफ यानी कि जो आप वो लगाते हैं ना, टैक्स वगैरह बोल देते हैं, तो पर शुल्क बोल देते हैं इनको, वो आपको रिड्यूस करते हैं। ट्रेड ऑल आइटम्स, यानी कि जो आपकी वस्तुएं होते हैं उनका आपस में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं।
तो जितने भी वस्तुएं होंगे उन सब पर टैरिफ रिड्यूस कर देते हैं, तो CEC हो जाता है। लेकिन जब इन वस्तुओं के अलावा आप सर्विस और इन्वेस्टमेंट की बात भी करने लगे, यानी कि ऊपर तो मैं कहूँ केवल ट्रेड, और ट्रेड किसका? केवल वस्तुओं का, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका केवल आप ट्रेड करें, तो डेट इज CECA। और उसके बाद अगर CECA आपका किसी कंट्री से हो चुका है तो उसके बाद दूसरा समझौता होता है CEPA का। इसके अंदर क्या होगा? ट्रेड के साथ साथ सर्विस और आपका इन्वेस्टमेंट। सर्विस मतलब जैसे हमारे यहाँ के लोग उनके यहाँ जाके काम करें, उनके यहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आके काम करें, हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री में होने लगे, उनका इन्वेस्टमेंट FDI हमारे यहाँ पर आने लगे, तो ये हो जाता है आपका CEPA। मोस्टली पहले समझौता ये होता है, उसके बाद ये वाला होता है, ये एक सीक्वेंस में चलता है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये मैंने बात करी किसकी? संबंधों की, कि दो देशों के बीच में संबंध किस प्रकार के कैसे होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं एक बात, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग देखेंगे अब इसको, संबंधों का नेचर, प्रकृति कैसी होती है संबंधों की। जैसे मैंने कहा, संबंध का कुछ भी सोच लीजिए आप, कुछ भी सोच लीजिए, अपने आप को देख लीजिए बस। प्रकृति कैसी होती है आपके देशों के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, पब्लिक के साथ, समाज के साथ। एक संबंध तो ऐसा होता है जहां पे आपको हमेशा संबंधों में क्या दिखाई देता है? टेंशन दिखाई देती है, तनाव। आपको देखते ही उसको खून उतर आता है, और उसको, वो जब आपको देखता है उसकी आंखों में उतर आता है। हमेशा तनाव, कभी प्यार मोहब्बत हो ही नहीं सकती, कभी बैठ के बात कर ही नहीं सकते, कभी चाय तक नहीं पी सकते, और गलती से पी भी ली तो पीते ही गाली गलौज शुरू, मारपीट शुरू, उल्टा सीधा कुछ भी शुरू हो जाएगा। देख लो पाकिस्तान के साथ जब भी हुआ, हमारे अटल जी बस लेकर गए, उधर से वो अपने घुसपैठे बिठा दिए कारगिल में, कभी भी आप देख लीजिए। हमने समझौता ट्रेन चलाई, उन्होंने क्या किया? मुंबई कर दिया। आप कभी भी देखिएगा, जब भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, घंटों, मिनटों, दिनों, समय नहीं लगता, वो नया कोई ना कोई ऐसा कर देंगे कि वो सारे संबंधों में खत्म, सुहा कर देंगे। हमेशा तनाव। चीन को लेकर भी हमारे आंखें गुस्सा होती हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेते तो अंदर तक ऐसे ज्वाला भटकता है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, हमेशा तनाव, और हर इंडियन के अंदर, हर पाकिस्तानी के अंदर हमेशा तनाव, हमेशा टेंशन। नेक्स्ट आपका कोऑपरेशन, हमेशा सहयोग, कभी कोई तनाव ही नहीं, तुम जो कहो वो हम करेंगे, और तुम क्या करोगे? जो तुम चाहोगे। जैसे भारत भूटान, भारत रसिया, ये उसी तरह के संबंध है, जिसमें हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? सहयोग, हमेशा सहयोग। कभी कोई तनाव हो भी जाए तो बहुत प्यार से सुलझा लेते हैं, कोई नहीं, देख लेंगे, तनाव नहीं लेना, वी आर वन, हम साथ साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत रशिया, भारत भूटान, ये उसी तरह के संबंध है, हमेशा कोऑपरेशन, ये प्रकृति है संबंधों की। एक संबंध ऐसा, पहले टेंशन फिर कोऑपरेशन। तनाव भी है, लेकिन तनाव के साथ कोऑपरेशन भी चल रहा है, जैसे चाइना और इंडिया। हमेशा चाइना इंडिया का बॉर्डर पर डिस्प्यूट रहता है आए दिन, कभी डोकलाम हो रहा है जी, कभी डेप्सांग हो रहा है जी, कभी पेंगोंग लेक हो रहा है जी, कभी गालवान हो रहा है, लेकिन साथ में व्यापार भी हो रहा है। कोरोना काल में खूब सामान आया है, हम भले कर लेंगे बाइकाट चाइना, कुछ नहीं हुआ बाइकाट चाइना, खूब सामान आ रहा है। क्यों? सस्ता मिलता है। मुझे एक बात याद आ गई, आपको बताऊं, ये होता है ना जो दीपावली में हम लोग लाइटिंग करते हैं घरों के बाहर जिससे प्रकाश रहे, तो मम्मी भी मेरी काफ़ी प्रभावित थी, बोली कि बेटा वो लाइटिंग लिया, मैं गया लेने के लिए, कहा कि 20 लाइट लिया, लटकाएंगे घर पे। तो मैंने जाके उसको कहा भाई इंडियंस देना, उसने इंडियंस निकाल के दे दी, बिल उसने अच्छा खासा बना के दे दिया। मैंने कहा मैंने लाइट्स लेने आया हूँ, कुछ ये इतने कैसे बिल बन गए, तूने 5-6 हज़ार का बिल बना दिया। बोला आपने इंडियंस कहा था। मैंने कहा चाइनीज़ कितनी है? उन्होंने कहा इसका चौथाई कर दो, वो 50-60 की आ जाएंगी, और इंडियंस जो थी 200 की थी। मैंने कहा देशभक्ति थोड़ी देर बाद जगाएंगे, इसको पैक कर दे तो चाइनीज़ दे दे। मैं चाइनीज़ लेकर आ गया। मम्मी को आगे भली मैंने कहा चाइनीज़ नहीं है, इंडियंस ही है,
मम्मी को उसमें कुछ मार्कर लगाया था, मम्मी ने कहा लगा दिया। जब वो 2-3 फ्यूज़ हो गए लगते ही मम्मी समझ गई कि चाइनीज़ लाया होगा तू, जो फ्यूज़ हो गए, इंडियन तो फ्यूज़ नहीं होती। लेकिन सर बात क्या है ना कि बात वो नहीं है भाई, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है वो तो इंडियंस ले आए, लेकिन जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो चाइनीज लेके घूमेंगे। अब एप्पल का फ़ोन हर कोई तो नहीं लेके चल सकता ना। हाँ, अब वीवो का है, ओप्पो का है, ये 10-15 हज़ार में वही सारी फीचर्स दे देते हैं जो 60-70 हज़ार का आपको एप्पल दे रहा है, आईफोन दे रहा है। हाँ या ना? अब मन तो करता है ना कि हमारे पास सारे फीचर्स वाले हों, वो कैमरे हों जिसमें हम लोग सेल्फी मैंने ले ली आज, है ना, मेरे सर पे है तो आज वो हम फोटो खींच सकें, हम सब कॉलिंग कर सकें, वीडियो कॉल कर सकें। एप्पल की ही स्थिति नहीं है। 10-15 हज़ार में हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो चाइनीज़ अभी भी चल रहा है। हाँ, सैमसंग ने कोई टक्कर दी हो एक अलग भी, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, हम जब चाइना में तब बात करेंगे। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेंशन के साथ कॉपरेशन, यानी कि टेंशन तो है लेकिन साथ में कॉपरेशन चल रहा है। टेंशन केवल के बॉर्डर डिस्प्यूट में, बाकी सब जगह क्या चल रहा है, कॉपरेशन चल रहा है। आप देखिए, आप WTO की बात करें, जब WTO की मीटिंग होती है तो भारत चीन एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोनों डेवलपिंग नेशन हैं। अमेरिका उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है क्योंकि अमेरिका डेवलप नेशन है। कहा तो था डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत चीन को डेवलपिंग नेशन से निकालिए, ये सारा मजा लूट रहे हैं डेवलपिंग नेशन होने का, इन्हें सारी क्या मिले, रिबेट्स मिली डेवलपिंग नेशन होने की, तभी तो हटा दिया था उसने। अमेरिका ने जो हमारे साथ में था वो सारी चीज़ें हटाई नहीं धीरे धीरे, ऐसे चीन के साथ भी उसने करी। जो ट्रेड वॉर आपको देखने को मिला वो ट्रेड वॉर यही तो था। तो चीन के साथ आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा उन सारे मामलों में। पूरी दुनिया कहती है, अमेरिका कहता है, यूरोप कंट्रीज भी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है भारत चीन की वजह से हो रही है। जहां भारत चीन का नाम आता है भारत चीन एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वैसे लड़ते हैं कि पेंगोंग लेक हमारी, पेंगोंग लेक तुम्हारी, इस पर लड़ाई लड़ते हैं। तो यानी कि टेंशन के साथ कोऑपरेशन, तो चाइना इंडिया को आप देख लीजिए, ये नेचर है किसके, इंडिया और चाइना के संबंधों के। हालांकि जब मैं चाइना बताऊंगा, आप सोचिए 1962 से पहले भारत और चीन के संबंध पूरी दुनिया में खटकने लगे थे। क्या दोस्ती चल रही है दोनों के बीच में, हिंदी चीनी बाय बाय, ये नारे चल रहे थे 62 से पहले। लेकिन जब 62 में पिटाई हमें होता है क्या हो गया, तब हम बोले नहीं भाई भाई नहीं है, ये भाई भाई नहीं है, इनके बीच में दुश्मनी भी है, वो अब तक चल रही है। 62 में जो खाई खोदी थी चीन ने भारत और चीन के संबंधों की, वो खाई आज तक भी भरने का नाम नहीं ले रही है। और भरने के बाद छोड़िए, वो समय समय पर क्या कर दी जाती है, उस खाई को फिर खोद दिया जाता है, थोड़ा बहुत भरती भी अब खोद देता है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ये भी मैं चर्चा करूंगा जब हम भारत चीन की बात करेंगे। चीन में ऐसा क्यों, जबकि साझी विरासत है। चीन का भी खूब शोषण हुआ है, भारत का भी खूब शोषण हुआ है औपनिवेशिक काल में। ये तक बोल देगा औपनिवेशिक काल में कि चीनी खरबूजे को बांटो, मतलब अमेरिका वगैरह सारे कंट्री चीन को बांटने लग गए थे। चीन को खूब एक्सप्लोइट किया इन कंट्रीज ने, हमारा भी खूब किया। लगभग एक ही समय हमारे यहाँ भी सत्ता बदली। हमारे यहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश गए, इंडियंस ने सत्ता ली। उनके यहाँ भी क्या था, पहले राजतंत्र, राजतंत्र से क्या हुआ, आपका कम्युनिज्म आया, यानी कि आपका कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट बनी। 1949 में वहाँ पर क्या हुआ था, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था। हमारे यहाँ 47 में हुआ था आज़ादी। तो इतनी समानता होने के बाद फिर भी लड़ाई क्यों है, इनको भी हम जानेंगे जब भारत चीन संबंधों में बात करें। लेकिन अभी के लिए इतना कि टेंशन के साथ क्या है, कोऑपरेशन है। एक संबंध की प्रकृति ऐसी होती है जहां पे कोऑपरेशन के साथ टेंशन है। वैसे तो सहयोग दिखता है, पूरा सहयोग दिखता है। आतंकवाद की बात हो, भारत अमेरिका एक साथ खड़े हैं। चीन की बात हो, भारत अमेरिका एक साथ खड़े हैं। लेकिन बात हो किसकी, बात हो डेवलपिंग नेशंस की, डेवलप नेशन की रिबेट्स की बात हो, जीएसपी अमेरिका ने एकदम छीन लिया भारत से। भारत तो WTO की एकदम अगेंस्ट हो जाता है। बात हो वर्ल्ड बैंक के में एकदम अगेंस्ट खड़ा हो जाता है अमेरिका। बात हो डायस्पोरा की, एकदम अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। बात हो इन्वायरमेंट की, एकदम अमेरिका इंडिया से अलग खड़ा हो जाता है। लेकिन कोऑपरेशन है, टेररिज्म की बात कर लो, चीन की बात कर लो, एशिया की बात कर लो, पूरे वर्ल्ड में शक्ति संतुलन की बात कर लो, भारत अमेरिका आपको हमेशा साथ खड़े दिखाई देंगे, कोऑपरेशन दिखाई देगा। लेकिन बात जहां अमेरिका के विपरीत होगी, अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। हर कंट्री का, हर कंट्री
किसी भी कंट्री के साथ जब संबंध बनाता है तो संबंध ये सोचकर बनाता है कि इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। और दोस्त, मैंने फिर कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए आप इंटरेस्ट को जोड़ लीजिए, अपने आप को जोड़ लीजिए। अपने आप को जोड़ेंगे तो आप भी खुद देखेंगे आप भी क्या कर रहे हैं। दुनिया के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका इंटरेस्ट होता है। आप कहते हैं नहीं, मेरे दोस्ती में इंटरेस्ट नहीं मैं देखता। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ उससे, मैं दोस्ती मैं कोई इंटरेस्ट नहीं देखता। बेटा, वो भी तो इंटरेस्ट ही है। आपको उनके साथ में अच्छा लगता है, आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो ये भी तो इंटरेस्ट है कि आपका हल्का मूड हो जाता है, हाँ या ना। बेटा, दुनिया में कोई भी संबंध ऐसा नहीं जो हित पे ना जुड़ा हो। माँ बाप को छोड़कर और ख़ास तौर से माँ को छोड़कर बाकी सारे संबंध क्या हित पर टिके हैं। पापा का भी हित है, भाई बहन का भी हित है, दोस्तों का तो खैर है ही बहुत ज़्यादा हित, और आप भी और वो भी, दोनों हित से जुड़े हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हित में ये ना हो कि हम दूसरे का फ़ायदा उठा लें, अपना फ़ायदा कुछ उसको ना करके दें, ये गलत हो जाता है, तब वो रॉन्ग हो जाता है। नहीं तो हर कोई हित से जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेशनल इंटरेस्ट, हम भी चीन के साथ, चीन से हमारी टेंशन क्या है, छोड़ दो आप लद्दाख, टेंशन खत्म। आप पेंगोंग लेक पे वो आ गया था ना फिंगर 8 तक, आप छोड़ दीजिए कि चीन तुम्हारा है, सॉरी वी आर सॉरी, हम वापस जा रहे हैं। चीन खुश, दोस्ती हो गई। लेकिन नहीं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमको परमिशन नहीं देता। अमेरिका की बात मान लें कि अमेरिका कहता है कि आप क्या करो, जो टैरिफ आप देते हो, क्या नाम है, ये सब्सिडी देते हो किसानों को, ये ख़त्म कर दो। अमेरिका ये कहता है। ख़त्म करने से क्या होगा, अमेरिका के सारे प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में छा जाएंगे। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक पैर बताता हूँ। पॉपकॉर्न खाते हैं दोस्तों आप, पॉपकॉर्न। हमने तो बचपन में कभी पॉपकॉर्न नहीं खाया। हम तो आपको नहीं जानते, जो रेत नमक के अंदर भून के ठेले आता था, वो भून के देता था, वो हम खा के उसको हम पॉपकॉर्न समझते थे। जब से ये अमेरिकन आपका मक्का आया हमारे यहाँ पर, तो अमेरिकन मक्का उसमें नहीं होता, बल्कि वो किसमें होता है आपका, अब तो प्रेशर कुकर में होता है ना। एक एक्टिव का पाउच आ रहा है, 10 रुपये का पाउच आता है, कुकर में डालिए, उसके फ्रीक्वेंस होता है तो आसपास की सब लोग आ जाते हैं। आजकल ऐड आता है, उसका विज्ञापन आता है, आप ला के काट के डालते होंगे। ये अमेरिकन्स हैं, इंडियंस नहीं है वो मक्का। इंडियन अगर आपका कौन होगा तो वो तो नमक में हो जाएगा, रेत में हो जाएगा, उसमें होगा। अब देखिएगा, वो 10 रुपये का हमारे वाला अगर होगा तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा, उनका बहुत ही कम क्वांटिटी में आएगा। हाँ, टेस्टी तो लगता है, लेकिन टेस्ट का क्या है जी, अपना कितना मतलब फैट नहीं बढ़ाएगा अपने वाला, तो कोई तेल और कुछ लगता है नहीं, सीधा नमक में भून देते हैं ना, कुछ सिंपल अपना बढ़िया डाइट है। अब ये ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्रेड का कल्चर हमारे यहाँ पे कहाँ था, घर की सिकी रोटियाँ बढ़िया चूल्हे की मिलती थी। अब ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड, ये कॉन्सेप्ट तो यही तो लोग दिए हैं हम लोगों को। बल्कि आटा सोचिए, आटा सस्ता आता है, आटे वाली ब्रेड महंगी, ब्राउन ब्रेड महंगी, वाइट ब्रेड सस्ती। अब उसी को बना के कि हेल्थ कॉन्शियस बना रहे हैं आपको, आपकी डाइट अच्छी कर रहे हैं, यही तो भैया दलिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो वो जाम, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं, उन्होंने उन प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, अट्रैक्टिव बना दिया है। भाई हमारे यहाँ की भी मिठाई, उनके यहाँ की मिठाई, आप अंदर देखिए, हमारे यहाँ की मिठाई क्या है, काजू कतली खा लीजिए आप, 800-900 रुपये किलो। उनके वाली चॉकलेट, उनके वाली मिठाई क्या है, चॉकलेट। बस हमारी मिठाई में अंतर क्या है कि आप अपनी मित्र को जाकर देंगे तो क्या ले, हैप्पी वैलेंटाइन डे चॉकलेट पकड़ाएंगे, या आप एक जाकर बर्फी पकड़ाएंगे, ये 1 किलो का डिब्बा ले खा ले, बना ले वैलेंटाइन डे, या बना ले बसंत पंचमी, बोलिए। बस उनका क्या है, एजी टू कैरी है, एजी बल्कि अट्रैक्टिव लगता है, चॉकलेट की पैकिंग अच्छी है, आपको इजी टू कैरी है, सिंपली अपने फास्ट फूड टाइप का कल्चर है। हमारा कल्चर ऐसा था नहीं, हम तो ताज़ा रोटी बनती थी, मम्मी सुबह बनाती थी, वही हम लोग खाया करते थे। अब ब्रेड आ गई, 3-4 दिन चलेगी, फास्ट फूड कल्चर है, हाँ या ना। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी खत्म कर दे, और सब्सिडी जैसे खत्म होगी तो हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और उनका वैसे ही क्या होगा, इजी टू कैरी, उनके प्रोडक्ट छा जाएंगे। हम अमेरिका की बात को मान लें, अमेरिका के साथ जो टेंशन है रही सही, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर हम सब्सिडी खत्म कर देंगे तो मेरे किसान भूखे मर जाएंगे। और मेरे देश का एक ही मोटिव है, लोक कल्याण, वेलफेयर। वेलफेयर किसका, केवल पूंजीपतियों का नहीं, हाशिए पे पड़े प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना,
ये मेरे देश का, मेरे कंट्री का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है दोस्तों। क्लियर। अब ये राष्ट्रीय हित क्या होता है, क्या नहीं होता, ये आगे हम चलेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है राष्ट्रीय हित, तो बहुत डिस्कस करेंगे। अभी इतना कि जो नेचर की, अगर हम प्रकृति की बात कर रहे थे, वो ये सब प्रकृति आपको देखने को मिलती है। एक थोड़ी सी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम इसको आगे बात करेंगे।